नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नासिरा शर्मा जी की कहानी हथेली में पोखर। तो आइए सुनते हैं कहानी। यहाँ से वहां तक मकानों के जंगल फैले हुए थे। जो घने साएदार पुराने दरख्त थे वे कॉलोनी के नक्शे से पहले ही काट कर खत्म कर दिए गए थे। हल्की धूप के बादल घरों को घेरे रहते, जिसमें रेत और सीमेंट के कण मिले होते। बाजार दूर था। मजदूरों की जरूरत के मुताबिक जो चाय की झुग्गी और इकलौता ढाबा वजूद में आया था, उसका अब कोई निशान बाकी नहीं रह गया था। लोगों ने बसना शुरू कर दिया था। इस भीड़ में कैलाश भी था, जो इस ख्याल से उबर नहीं पा रहा था कि वह एक अदद मकान का मालिक बन गया है। कहने को छोटे छोटे 2 कमरे थे, मगर उस पर दाखिल और काबिज तो कैलाश ही था। उसकी यह खुशी उसकी पत्नी रीता और दोनों छोटे बच्चों में भी नजर आती थी। किराए के मकान में रहते रहते वे दोनों ऊब चुके थे। बार बार मकान का बदलना, फिर कभी पानी नहीं तो कभी बिजली नहीं, तो कभी मकान मालिक से बहस, तो कभी पड़ोसी से मनमुटाव। अब अपना घर था, जैसे चाहो रहो। न कोई रोकने वाला था न टोकने वाला कि यह मत करो वह मत करो। पहली रात थोड़ा बहुत सामान जमाकर दोनों घोड़े बेचकर सोए। सुबह उठे तो कैलाश ने रीता से कहा, क्यों, अब तो कोई शिकायत नहीं है? बस बाजार दूर है, सब्जी भाजी तो आपको लानी पड़ेगी। उसकी चिंता मत करो, ऑफिस से लौटते हुए ज़रूरत का सारा सामान मैं ले आया करूँगा, कैलाश ने मगन होकर कहा। वह तो ठीक है, मगर जब तक तुम लौटोगे तब तक बच्चों के सोने का समय हो जाएगा, रीता ने चिंता से कहा। फ्रिज तब तक ठीक हो जाएगा जब तक मेरी छुट्टी खत्म होगी, कैलाश ने जल्दी से कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। वह अपना मूड खराब नहीं करना चाह रहा था। शावर खोलते ही जलप्रपात की तरह पानी उसके सिर पर गिरा। आज वह देर तक नहाता रहा। उसे अपनी अक्लमंदी पर खुशी महसूस हो रही थी कि उसने इस दूर बियाबान में ही सही मकान लेकर अच्छा काम किया। आबादी के बसते ही बाजार भी बस जाता है। फेरी वाले तो कल दिखे थे। जिस तरह शहर फैल रहा है, उसके देखते हुए हर कोई हिस्सा अभी तक वीरान नहीं है। इधर कॉलोनी बनी, उधर रौनक शुरू हो गई। बस स्टॉप बनते ही दूरियां कम हो जाएंगी। धीरे धीरे सारे घर बस गए थे। चहल पहल ने माहौल बदल दिया था। मिलना जुलना भी शुरू हो गया और कुछ दूरंदेश लोगों ने मिलकर एक कमेटी भी बना ली थी, ताकि बाकी बची सहूलियतों की प्राप्ति में आसानी हो। दिवाली में दियों से सजे घरों में सबको अलग तरह की चमक नजर आ रही थी। नए घर में पहली दिवाली पड़ी थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही ध्यान खरीदारी और मेहमानदारी पर था। कैलाश ने खिड़की दरवाजे के पर्दों के साथ पुराना सोफा भी बदल दिया था। धनतेरस में कहाँ 1-2 बर्तन खरीदता था, इस बार किचन भी नए बर्तनों से चमचमा उठा था। पटाखे भी दिल खोलकर छुड़ाए गए। दिवाली कुछ इस तरह मनी थी कि उसकी याद कई महीनों तक खुशी देती रही। गर्मी की शुरुआत और जाड़े की विदाई से मौसम तो बदला ही, साथ ही स्थिति भी बदल गई। कैलाश के अंदर नाचती खुशी चिंता में बदलने लगी थी। शहर में पानी की कमी से कैलाश के मन में भी धुकधुकी सी लगी रहती कि मोटी धार वाले नल कहीं धोखा न दे जाएं। मई माह शुरू हो गया था। कॉलोनी में 2 दर्जन पेड़ों को बारी बारी से पानी मिल रहा था। उन्होंने अपना कद भी बढ़ाया था। धूल भी उड़ना बंद हुई थी। रोज कहीं न कहीं कोई छिड़काव कर सूखी मिट्टी का भुरभुरापन खत्म कर रहा था। कुछ ने घास लगाकर रॉक गार्डन बनाने की भी कोशिश की थी। जिसके पास जो था उसी में वह बेहतर से बेहतर तरीके से रहने की कोशिश कर रहा था। कैलाश के घर के सामने भी गमलों की कतारें नजर आने लगी थी, जिसमें रोज काजल और केसर पानी देते और बड़ी देर तक नन्हे पौधों में नई पत्तियों के फुटाव को तलाश करते हुए रंग बिरंगे फूलों की कल्पना करते। मैं पहला फूल अपनी मैम को दूंगा, काजल कहता। कैसे दोगे? केसर आंखें मटकाती। क्यों, तोड़ कर दूंगा, काजल उसकी अज्ञानता पर हंसता। वह तो पहले ही पापा तोड़ लेंगे, केसर ने सिर हिलाते हुए कहा।
यह तो हमारे गमले हैं। पापा कहते हैं कि इनकी देखभाल तुम्हें करनी है, सूखने ना पाए। काजल बोल उठा। पापा मम्मी से कह रहे थे कि जब हमारे घर में पहला फूल खिलेगा तो मैं उसे तुम्हारे बालों में लगाऊंगा। मैंने खुद पापा को कहते सुना है, केसर ने काजल को बताया। यह सुनकर काजल उदास हो गया। उसका उतरा चेहरा देखकर केसर भी उदास हो गई। दोनों कुछ देर गमलों के पास चुपचाप बैठे रहे। फिर काजल ने धीरे से कहा, यह भी तो हो सकता है केसर कि सारे गमलों में साथ साथ फूल खिले। हो सकता है, ऐसा हो सकता है भैया, केसर ने कहा। दोनों के चेहरे पर खुशी तैर गई। एक दूसरे की तरफ देख दोनों हंस पड़े। यह खुशी भरी हंसी जो सभी के चेहरों पर नाचती रहती थी, जून के आते ही झुंझलाहट और बेबसी में बदल गई। पानी की लाइन कट गई थी। मेन टंकी सूखी पड़ी थी। फूल खिलना तो दूर, पौधे ही मुरझाने लगे थे। कॉलोनी कमेटी भी क्या कर सकती थी जब पूरा शहर इसकी चपेट में था। अब एक ही चारा रह गया था कि पानी के टैंक मंगाए जाएं और कतरा कतरा पानी नाप तौलकर खर्च किया जाए। मेल मिलाप की जो बयार इस नए मोहल्ले में उल्लास बनकर बही थी, उसने अपना रूप बदल लिया था। एक चिड़चिड़ाहट सी सबके दिमागों पर हावी रहती और मन ही मन अपने को कोसते कि सस्ते के चलते इस बियाबान में आकर क्यों बसे। कॉन्ट्रैक्टर अपना दिया वायदा 6 माह तक पूरा करके अब स्थिति के सामने लाजवाब हो गया था। उसके बस में कुछ नहीं रह गया था। इतना महंगा पानी हम कब तक खरीद पाएंगे, रीता परेशान होकर सोचती। कहीं यह मकान बेचना न पड़ जाए। कैलाश चिंता में डूब जाता। बच्चों के भविष्य का क्या होगा, रीता बजट देखती। सेविंग अकाउंट में पिछले 2 माह से रुपए डाले नहीं। अगर यही हाल रहा खर्चे का तो पेट्रोल का, पानी का, खाने की चीजों का, सभी का खर्चा बढ़ गया है। अपना मकान पाकर हमें क्या मिला, किससे जाकर शिकायत करें। कैलाश पासबुक को खोलता बंद करता परेशान हो सोचता। कॉलोनी एक बार फिर पहली वाली स्थिति में लौट आई। पेड़ पौधे सूख गए। रॉक गार्डन और नन्हे नन्हे घास के चबूतरे नुमा लॉन कहीं खो गए। गरम तेज धूप जब अपना आंचल फैलाती तो लू के धूल भरे भक्कड़ पूरी कॉलोनी में चीखते फिरते। अब न कोई इस डर से अतिथि सत्कार का मन बनाता, न कोई किसी के घर जाता कि बेकार में पानी खर्च होगा। चाहे चाय बने या शरबत, जूठे बर्तन तो धोने पड़ेंगे और इस चक्कर में आधा बाल्टी पानी खर्च हो जाएगा। पानी घटा तो संवेदना भी जैसे शिथिल पड़ने लगी। गर्मी अपने भरपूर जोबन पर थी। बिजली के न रहने पर 2 छोटे कमरे तंदूर बंद दहक उठते थे। करवट बदलते उठकर बार बार पानी पीने से भी न पसीने की धार रुकती, न नींद आती। काजल अंगोरियों से लाल पीठ की चुनचुनाहट से तंग आकर नहाना चाहता तो रीता उसे बहलाती, पाउडर डाल पीठ सहलाती और धीरे से कान में कहती, 2 ही बाल्टी पानी है, सुबह पापा को ऑफिस जाना है। मैं पंखा झल तो रही हूँ। उधर केसर हट करती कि ठंडी पेप्सी नहीं तो ठंडा पानी तो दो। उसे तरह तरह का प्रलोभन दे रीता मनाती और कभी कभी आंखों से गिरते गर्म पानी को आंचल से पोंछ लेती। वह गुस्सा दिखाए भी तो किस पर। एक उन्हीं का परिवार तो यह कष्ट नहीं झेल रहा है, पूरे 150 परिवार इस यातना से गुजर रहे हैं। कैलाश गई रात एक मंसूबे बनाता, फिर इस ख्याल में डूबने लगता कि वह कुएं की जगत में बैठा ठंडे ठंडे पानी को बदन पर उड़ेल रहा है या सरकंडों से घिरे तालाब में तैर रहा है। इस फैंटेसी का सृजन कर पसीने से डूबे कैलाश को देर रात में नींद आ ही जाती। सारे दिन का थका और ताप बदन घर की भट्टी में भुनता जरूर, मगर यही पीड़ा उसे नींद में डूबने में मदद भी करती। गर्मी कम नहीं हुई। काजल अपनी मैम को फूल नहीं दे पाया। कैलाश रीता के जोड़े में फूल नहीं लगा पाया। रीता के चेहरे का कंवल नहीं खिल पाया। संवेदना हसरत बनते बनते आखिर शुष्क पड़ने लगी और सारी इच्छाएं यथार्थ से टकराकर चूर चूर हो गईं। टूटे गमलों को हटा दिया
और उसकी जगह सदाबहार कागज के फूलों का गुच्छा मंगल बाजार से खरीदकर रीता ने गुलदानों में खोस दिया। रसेदार सब्जी बनाना लगभग बंद हो गई। मम्मी, इस फ्रॉक से बदबू आ रही है, दूसरी दो। केसर मचलती, कहाँ बदबू आ रही है? जल्दी से पहनो तो मैं हलवा बना दूं। रीता की रिश्वत काम आ जाती और रोज धुले कपड़े पहनने वाली केसर 2 दिन की पहनी फ्रॉक को फिर से पहनने पर राजी हो जाती। उसके नथनों में पसीने की गंध की जगह देशी घी में भुने सूजी के हलवे की सुगंध भर जाती। जिंदगी बड़ी किफायत से आगे बढ़ रही थी। रोज का मोर्चा था जिस पर डटे हुए युद्धरत रहना था। अंदर जमा धैर्य शक्ति को बड़ी कंजूसी से खर्च कर रहा था। कैलाश के लिए दफ्तर घर दोनों चुनौतियां दे रहे थे। नए अफसर ने आकर नीति बदली तो पुराने काम करने वालों को अपनी आदतें और काम करने का ढंग बदलना पड़ा। कैलाश दफ्तर में समझौतों की चकर घिन्नी बना घर लौटता तो वही मशक्कत रीता को करते देखता। रीता का चेहरा अब मुस्कुराना भूल चुका था। उसकी आंखों के दोनों तरफ सिलवटें पड़ने लगी थीं। बाल भी रूखे रूखे लगते और आंखें थकी थकी सी, जैसे बरसों से सोई न हो। इन 2 वर्षों में हमने उम्र के 10 वर्ष पार कर लिए हों जैसे। यही रफ्तार रही तो? कैलाश परेशान हो माथा रगड़ता। ऑफिस से लिया लोन न नौकरी बदलने देता न मकान छोड़ने देता। वह बुरी तरह फंस चुका था। किराए के मकान में सारे कष्टों के बाद हम चारों उड़ान तो भरते थे। दुख सुख में विश्वास बना रहता था। वह विश्वास कहीं पर हिल गया है। वर्तमान देख भविष्य की चिंता हरदम सवार रहती है कि कल क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, क्या हमारे बनाए प्लान और हमारे देखे सपने पर इनका भविष्य निर्माण होगा, या फिर हमारी योजना कब हमारी कोशिशों से अंत तक पहुंच पाती है। फिर इनके लिए जीवन का एक स्वरूप बनाना रेत पर बुनियाद खड़ी करने जैसा नहीं है। जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून के आने की आशा है। समाचार में दी गई सूचना कैलाश के मन में आशा के दीप नहीं जला पाई। शायद इसलिए भी कि ऊपर से बरसा पानी उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। भले ही वह खेत व बागानों पर बरसकर खाली सूखी नदी ताल को भर सकता है, मगर मरे पौधों में जीवन नहीं भर सकता। नल में पानी की मोटी धार बनकर नहीं गिर सकता है। यहाँ कपड़ा पहने पहने बारिश के पानी में नहाने का मजा तक कोई नहीं ले सकता। फिर हमारे किस काम की? बारिश और फिर उमस। कैलाश की खिसियाहट कल्पना की उड़ान पर चढ़ी फटी पतंग बन खुले आसमान पर इधर से उधर डोल रही थी। निराशा ने उसे घेर रखा था। उसे अपनी किराए की बरसाती याद आ रही थी, जहां खिली धूप और चांदनी थी। अगर गर्म हवा के थपेड़े थे तो बरसात की ठंडी हवा भी। मगर इस घुटे घर में सब कुछ राशन से मिलता है। बिजली चली जाती है तो खिड़की भी और बालकनी भी कोई राहत नहीं दे पाती है। आखिर कहाँ फंस गया वह? मोहल्ला परेशानियों से ऐसा घिरा कि आपसी संबंध तो दूर, आंखों की शर्म भी जाती रही। न दोस्ती बढ़ेगी, न एक बाल्टी पानी की मांग होगी। नाली बंद हो जाए या फिर सीढ़ी धोने के लिए जमादार पानी मांगता तो सब आनाकानी कर जाते थे। धूल के साथ एक बदबू भी हवा में घुलने लगी थी, जिससे बच्चे भी बीमार जल्दी जल्दी पड़ने लगे थे। यह एक नया खर्च सामने आन खड़ा हुआ था। रीता का हौसला चुक गया था, मगर वह कुछ बोल नहीं सकती थी। मजबूरी और बेबसी ने उसके होठों पर ताला डाल दिया था। कभी कभी कैलाश को ताकती तो उसका चेहरा देख पहले से ज्यादा अधमरी हो जाती। गांव से फोन आया है, चाचा नहीं रहे। दोपहर को एकाएक कैलाश ने घर पहुंचकर सूचना दी। यह तो बहुत बुरा हुआ, रीता उदास हो बोली। मेरी अटैची ठीक कर दो, मुझे अभी 1 घंटे बाद निकलना होगा। कैलाश इतना कहकर पसीने से भीगे कपड़े बदलने लगा। बाल्टी का पानी गर्म था। बिजली न होने के कारण पीने का पानी भी ठंडा न था। अंदर बाहर की गर्मी को झेलते हुए कैलाश ने गांव की राह ली, उसी गांव की जिससे भागकर वह इस बड़े शहर में आया था। गांव पहुंच कैलाश उदास हो गया।
यह उदासी गहरी और परतदार थी। चाचा के बाद पुरानी पीढ़ी का अध्याय समाप्त हो गया था। घर परिवार में वह अब सबसे बड़ा था। चाचा तहसीलदार थे। रिटायरमेंट के बाद गांव आकर बस गए थे। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कच्चे घर को पक्का करवा बहुत आरामदायक बना लिया था। बिजली, कूलर, फोन, सारी सुविधाओं के साथ नल, कुआं और हैंड पंप भी मौजूद थे। पानी की इफरात थी। दूसरी ओर उसके घर का हिस्सा टूटकर मिट्टी का ढेर हो चुका था। सामने वाला तालाब भी सूख चुका था, जहां अब गांव के लोग मवेशी बांधते या फिर कूड़ा डालते थे। चाचा की दी गई कई बार की चेतावनी कि घर बिस्मार हो रहा है, यदि खुद न देखो तो हमसे कहो कि पुरखों की ड्योढ़ी संभाल लें, मगर वह गुमसुम बना रहा। पिताजी व चाचा के बीच संबंध कड़वे थे। पिता ने मरते मरते ये शब्द कहे थे कि चाचा की आंख हमारे हिस्से पर है। आज कैलाश को लग रहा था कि उसी वाक्य का बहाना बना वह शहर में अपने ठौर ठिकाने की तलाश में था। मगर आज क्या हुआ? चाचा चले गए। कैलाश उन्हीं के हिस्से में ठहरा हुआ है। अपने घर का हाल देख वह व्यथा में डूबने लगा। वहां केवल मलबे का ढेर था। भैया, हम तो अपने अपने घर हैं, अब यह सब कौन संभालेगा? चाचा की बड़ी बेटी ने बाप के घर से चलते हुए कैलाश के सीने पर सिर रख सुबकते हुए कहा, सब हो जाएगा कन्नू, रो मत। कैलाश ने भरे गले से कहा। 3 दिन बाद घर खाली हो गया। दोनों छोटी बहनें फिर आने को कहकर चली गईं। कैलाश की छुट्टी भी खत्म हो गई, मगर 13वीं किए बिना उसका गांव से निकलना कठिन लग रहा था। उधर काजल बीमार पड़ गया था। कैलाश भरी धूप में नाम के घने पेड़ के नीचे लेटा अतीत के झूले में झूल रहा था। कुएं की जगत पर आसपास की औरतें पानी भर रही थीं। उनकी हंसी व खनकती चूड़ियों की आवाज भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसका मन शहर और गांव के बीच भटक रहा था। आज सुबह से बिजली नहीं है, नल सूखे हैं, सबने घड़े कुएं से भर लिए। चिंता की जैसे कोई बात नहीं। कैलाश व्याकुल सा चारपाई से उठा और सामने फैले खेत की तरफ देखते हुए सोचने लगा, आखिर गलती कहां पर हुई है हमसे? अपनी जड़ों से नाता न तोड़ो भैया जी। कहीं से चाची की आवाज हवा में सरसराती कैलाश के कान में पहुंची। कच्चा घर लेकर क्या बैठना, समय आगे बढ़ चुका है। तालाब भी पाट कर समाप्त करो, नल खिंच गए हैं। अब मच्छरों को न्योता देकर क्या करेंगे? रहा सवाल सिंघाड़े का, वह कौन खाता है? यह आवाज कैलाश के पिता की थी। जैसी आपकी मर्जी, चाचा की आवाज गूंजी थी। तुम्हारी मजबूरी है कि तुम लड़कियों के बाप हो, ब्याह दिया दोनों को, मगर अपना तो बेटा है। जहां वह वहीं हम। शहर की जिंदगी का सुख तुम क्या जानो? पिता इतना कहकर हंस पड़े। उनके स्वर में ऐसा कुछ था जो चाचा को गहरे आहत कर गया था। कैलाश बड़ी देर तक टहलता पुरानी बातों को याद करता रहा। अकेले आए हो का? अच्छा होता कि बहू भी साथ होती, पास से गुजरते हुए किसी ने कहा। समय नहीं था, जैसे खबर मिली फौरन दौड़ा आया। कैलाश बोला, आम लदा पड़ा है, बच्चे खाते? कहता वह आदमी आगे बढ़ गया, मगर कैलाश को पूरी तरह झंझोड़ गया। उसकी आंखों के सामने काजल और केसर के मुरझाए चेहरे घूम गए। मन व्याकुल हो उठा। जाने वहां पानी का क्या हाल हो, मानसून का भी कहीं पता नहीं। यहां गांव में अब सब कुछ है जो उसके गांव छोड़ते समय नहीं था। अस्पताल, पीसीओ, सरकारी कार्यालय, पेट्रोल पंप, बड़ा बाजार। आखिर यह सब हुआ कैसे? उसने अतीत की परतों को उघाड़ना शुरू किया। चाचा लौटे तो हाँ, शायद यही इस गांव के विकास का सबसे बड़ा कारण था कि चाचा गांव लौटे। उन्हीं के साथ 2-3 लोग रिटायर होकर गांव लौटे। उनके पास शहर से कमाए पैसे थे, अनुभव था। उन्होंने अपने घर परिवार को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश में लोगों के दिलों में बदलाव के बीज बोए। उसी के साथ सरकारी योजनाओं को दौड़ भागकर अपने गांव तक लाए। लोगों को लाभ पहुंचा, उनका जीवन स्तर बदला। मैंने या पिताजी ने क्या किया? गांव से नाता तोड़ उस शहर से संबंध जोड़ा
जो कभी अपना नहीं हो सकता। भौतिक सुख की इस दौड़ में हम विकास की बातें करते रहे, उस जगह के लिए हम अपने को होम करते रहे जिनको हमारी परवाह है ही नहीं। उन पक्की दीवारों में संवेदना की थरथराहट मर चुकी है। एक बनावटी जिंदगी हमने अपना ली है। उससे निकलने की राह अभी पूरी तरह गुम नहीं हुई है। कैलाश का टूटा हौसला जैसे आशा की पहली बूंद पड़ते ही हरा हो गया। उसने ऊपर आसमान को ताका। नीला छत्तुर फैला था। सुरमई बादल तो दूर, सफेद बादलों का भी कहीं पता न था। मेघ पानी दे। बच्चों की टोली मिट्टी पोते नंगे बदन सामने से गुजर गई। पानी ना बरसा तो फसल का क्या होगा? एक और चिंता उभरी। कैलाश अपने टूटे घर के दालान में फूस के छप्पर के नीचे बैठा सोच रहा था कि क्या गलती सुधारी जा सकती है। ऊपर वाला पानी जब भी बरसाए, उसके संजोने की व्यवस्था मुझे कर लेनी चाहिए। सुबह होते ही मैं तालाब की सफाई लगवाऊंगा। कैसा अंधेर है कि गांव में कोई पोखर ही नहीं बचा। पहले लाल सफेद कमल खिलते, जलकुंभी के बीच हम तैरते और सिंघाड़े का मजा लेते। वे दोनों पड़े ताल रेल की पटरी के पास वाले पटवा दिए गए और स्टेशन बन गया। वह भी जरूरी था, मगर यह पोखर तो फिर से जिंदा किया जा सकता है। कैलाश के मन में उथल पुथल थी, आंखों में बेचैनी और होठों पर कंपन। वह सूरज के निकलने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। उसकी आंखें झपक गईं। कैलाश ने देखा, पोखर पक्का बन गया था, जिसके किनारे वह रीता के साथ खड़ा था, जिसके तीन तरफ बांस के ऊंचे वृक्ष हवा में झूम रहे थे। आकाश में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जो पोखर में गिरकर बताशे फोड़ रही थी। घर के कच्चे आंगन में चुसनी आम से भरी बाल्टी के सामने काजल व केसर आम चूस रहे हैं। घर भरा है। माँ, पिताजी, चाचा चाची, दादा दादी और उसकी दोनों बहनें। अतीत और वर्तमान गड्ढमड हो चुका था। वह एक साथ बच्चा और मर्द दोनों शक्लों में नजर आ रहा था। गांव का वह घर कभी शहर जैसा लगता और शहर का घर कभी गांव जैसा। सुख की अनुभूति ने कैलाश के रोम रोम में आराम की कैफियत भर दी थी। उसके हाथों के फैलाव अब दोनों छोरों को छू रहे थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।